कहानी का शीर्षक है क्रूरता से करुणा तक। यह काकोरी शहर के चमक दमक के बीच क्रूरता से करुणा तक की कहानी है, जो घटित हुई थी 90 के दशक में, जहां धन की भूल भुलैया में एक भयावह गाथा सामने आती है, जो एक रोमांचकारी कथा का खुलासा करती है कि कैसे धन सच्ची खुशी को अस्पष्ट कर देता है। लखनऊ के हलचल भरे शहर से कुछ दूरी पर काकोरी नामक शहर में उसकी भीड़ भाड़ वाली सड़कों की गूंज के बीच नरेश मेहता नाम का एक आदमी रहता था, जिसकी आयु 62 यानी 62 वर्ष थी। धन ने उसे राजसी लबादे की तरह सुशोभित किया, लेकिन समृद्धि के पीछे क्रूरता और तिरस्कार की एक अंधेरी और विकृत कहानी छिपी थी। नरेश अपने अपमानजनक स्वभाव के लिए कुख्यात था, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी संपत्ति हर समय उसके सर चराच कर बोलती थी। नरेश की हवेली एक विशाल संरचना थी जो उनके प्रभुत्व का प्रतीक थी। इसकी दीवारों के अंदर उसने सख्ती से शासन किया, अपने परिवार के सदस्यों और घर के कर्मचारियों को अपने क्रोध का शिकार बनाया। सामाजिक अपेक्षाओं और संपन्नता के लालच में बंधे परिवार ने उसके अत्याचार को सहन किया। लेकिन एक व्यक्ति था जिसने अद्वितीय लचीलेपन के साथ नरेश की क्रूरता का खामियाजा भुगता। हरिशंकर, अधे उम्र का नौकर, जिसने 4 दशकों तक ईमानदारी से मेहता परिवार की सेवा की थी। हरिशंकर की वफादारी उसके धैर्य का प्रमाण थी। उन्होंने मेहता परिवार के अंधेरे कोणों को देखा था, अल्प वेतन के लिए अपमान और दुर्व्यवहार को सहन किया था। पीड़ा के बावजूद हरिशंकर का समर्पण कभी कम नहीं हुआ और वह परिवार की उथल पुथल का मूक दर्शक बन गया। पर उम्र के इस पड्डी ढाव तक ये सब उसके लिए बोझ बन चुका था और हवेली में पल पल पनप रहे षड्यंत्रों से परेशान था। कौन सही और कौन गलत, अब उसे समझना ही नहीं था और वो हर दिन अपने निस्वार्थ सेवा को कायम रखने के प्रयत्न में लगा हुआ है। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन मेहता हवेली में एक अप्रत्याशित निधन से वातावरण उदास हो गया। नरेश मेहता अपने भव्य अध्ययन कक्ष में बेजान पाए गए। इस खबर से परिवार में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन दुख के बीच राहत की भावना भी प्रतीत हो रही थी। उन्हें नहीं पता था कि नरेश मेहता अपने पीछे एक वसीयत छोड़ गया है, एक ऐसा दस्तावेज जो उसके द्वेष की वास्तविक सीमा को उजागर करेगा। जैसे ही परिवार मंद रोशनी वाले कार्यालय में इकट्ठा हुआ, वकील ने नरेश की वसीयत की सामग्री को पढ़ना शुरू कर दिया। माहौल तनावपूर्ण था और हर शब्द में रहस्य का भाव था। जैसे ही वकील ने अपने आखिरी वसीयतनामे के अप्रत्याशित मोड़ सुनाए, नरेश की आवाज कमरे में गूंजने लगी। मेरी पत्नी कौशल्या की बची हुई जिंदगी के लिए मैं अपने बच्चों को इतना सक्षम बना के गया हूं कि वे उसकी छोटी मोटी जरूरतें आराम से पूरी कर सकेंगे, अर्थात उसे मेरी किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। कमरे में हलचल मच गई, लेकिन खुलासे अभी बाकी थे। वकील ने आगे कहा, मेरे बच्चों कमल और कल्पना, जो केवल धन के वादे के लिए मेरे साथ खड़े थे, मैं भौतिक धन की नश्वरता के बारे में एक सबक छोड़ता हूं। जैसे ही वकील अप्रत्याशित शिखर पर पहुंचा, परिवार की प्रत्याशा बढ़ गई और मैं अपने सबसे वफादार सेवक हरिशंकर, जिसने हर सुख दुख में मेरी अथक सेवा की, को मैं अपनी सारी चल अचल संपत्ति, जिसमें ये हवेली और फैक्ट्री शामिल है, ये सारी संपदा अपने सेवक हरिशंकर को पूर्ण रूप से सौंपता हूं। उसके बाद वहां जो सन्नाटा था वह बद्धा तनावपूर्ण था। हरिशंकर, जिसने जीवन भर कष्ट सहा था, ने खुद को भाग्य के एक अकल्पनीय मोड़ के केंद्र में पाया। परिवार, जो कभी खून और लालच से बंधा हुआ था, अब अविश्वास की दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि उनकी विरासत रेत के कण की तरह फिसल गई है। वकील ने कठोर भाव के साथ परिवार को सूचित किया कि नरेश ने अपनी वसीयत का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती है। पुलिस शामिल थी और वसीयत का विरोध करने के किसी भी प्रयास को कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। हरिशंकर, जो एक समय उपेक्षित और दुर्व्यवहार किया गया नौकर था, अब नरेश मेहता के विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बन गया। अप्रत्याशित मोड़ ने मेहता परिवार को अस्त व्यस्त कर दिया, लेकिन विनम्र नौकर हरिशंकर नैतिक दुविधा के केंद्र में खड़ा था। उसे दी गई विशाल संपत्ति उसकी कल्पना या इच्छा से कहीं अधिक थी।
अपार धन संपदा के साथ आने वाले संभावित नुकसानों से वाकिफ हरिशंकर ने एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए नरेश मेहता की विरासत को पुनर्निर्देशित करने का फैसला किया। न्याय की गहरी भावना से प्रेरित होकर हरिशंकर ने पूरी संपत्ति नरेश के 2 पोते और 1 पोती को हस्तांतरित कर दी, जिन्होंने हमेशा अपने दादा के प्रति बिना किसी अपेक्षा के सदैव सच्चा प्यार दिखाया था, मगर उन्हें बदले में वही प्यार कभी अपने दादाजी से मुश्किल ही मिल पाया। हालांकि धन की संक्षारक प्रकृति से सावधान रहते हुए हरिशंकर ने एक चतुर उपवाक्य तैयार किया। पोते पोतियों के 18 साल का होने तक संपत्ति के प्रबंधन की जिम्मेदारी माता पिता पर थी। यदि कोई विपत्ति आती या धन कम हो जाता तो स्वामित्व हरिशंकर को वापस मिल जाता। हरिशंकर चुपचाप बिना किसी को बताए ये वसीयत स्थानांतरित करके केवल अपना निजी सामान लेकर हवेली से हमेशा के लिए चला तो गया, मगर बच्चों के 18 साल के होने तक वह अज्ञात सूत्रों से पूरी खबर रखता था। उसका निर्णय इस गहरी धारणा से प्रेरित था कि नरेश की क्रूरता की जड़ उसके धन के प्रति जुनून में थी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भाग्य को पुनर्निर्देशित करके अगली पीढ़ी को एक अलग रास्ता मिलेगा, जो बेलगाम समृद्धि के संक्षारक प्रभाव के बजाय प्रेम और पारिवारिक बंधन पर आधारित होगा।